हम लोगों ने देखा इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है? जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से होता है, जहां हम एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब किन किन तरीकों से या हमारे क्या सोर्सेज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, उनको हम देखेंगे। इसमें मीडिया एडवर्टीजमेंट आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, फैक्ट्री फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट आ जाता है, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस प्लेसमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वॉक इन्स, आपका ई रिक्रूटमेंट जो कि बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो ये जितने भी पॉइंटर्स हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इन सोर्सेज के थ्रू हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। पहले देखते हैं अपन मीडिया एडवर्टीजमेंट। जो ये मीडिया एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, हम क्या मीडिया यूज कर रहे हैं। इट कैन बी अ न्यूज़पेपर, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, और साथ ही साथ में इसमें हमारे प्रोफेशनल जर्नल्स भी हो सकते हैं। तो हम किस मीडिया के थ्रू अपना जॉब एडवर्टीजमेंट पोस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रिंट मीडिया। आप रेडियो एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। देयर आर वेरियस सोर्सेज बाय विच यू कैन एडवर्टाइज योर जॉब एंड रीच द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। इस तरीके से हम अपने सही कैंडिडेट तक पहुंच सकते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि आपका चॉइस ऑफ मीडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस ऑडियंस को केटर करना चाहते हो। जो आपका पूल ऑफ कैंडिडेट्स रहेगा वो क्या रहेगा, आप उन लोगों तक अपनी जॉब वैकेंसी को पहुंचा पा रहे हो या नहीं। बिकॉज अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे हो, देन आपका जो पूरा एडवर्टीजमेंट प्रोसेस है वो वेस्ट हो जाएगा। सही लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही मीडियम को चूज करें अपनी जॉब एप्लीकेंट्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा और कुछ लोगों ने शायद नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका काम क्या है? बेसिकली ये एक लिंकेज की तरह एक्ट करती थी पहले ऑर्गेनाइजेशंस के और आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज या जो आपके प्रोस्पेक्टिव जॉब एप्लीकेंट्स रहते हैं उनके बीच। तो यहाँ पे क्या होता था? रजिस्ट्रेशन होता था। जिन लोगों को जॉब चाहिए वो लोग जाके अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कराते थे, और साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे वैकेंसी आती थी, तो वो लोग जाके इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से अपनी रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करने के लिए बोलते थे, और जो मैचअप होता था जिन कैंडिडेट्स और प्रोफाइल के बीच में, उनको ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रेफर कर देते थे टू रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये वाली चीज थी जो कि होती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे एज टाइम पासिस बाय इनका जो रेलेवेंस है वो खत्म होता गया। अब क्यों खत्म होता गया? क्योंकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जहां पे उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उनको अलाउ कर दिया था कि वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के बाहर से भी अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो फिर जो इनका जो मेन पर्पस था, जिस वजह से ये एस्टैब्लिश हुई थी, वो धीरे धीरे करके वो गौण होता गया। अब क्या हुआ? अब देखें तो फिर अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे हम उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को रिवैम्प करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाए। तो जनरली क्या होता है, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या ऑपरेटिव पोस्ट के जो एम्प्लॉयज है उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी जाने कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एग्जिस्टेंस में आई कैसे। क्या हुआ था एक्चुअली में, ये एस्टैब्लिश हुई थी जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो सोल्जर्स आए थे वॉर से वापस लौट के, उनको रीसेटल करने के लिए, उनको रीसेटलमेंट के लिए, उनको नए जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को एस्टैब्लिश किया गया था। और धीरे धीरे करके फिर इनके एम्बिट में और भी प्रोफाइल्स आने लग गई, तो इनका जो होराइजन था वो वाइड होता गया। लेकिन धीरे धीरे करके इनका जो प्रोसेस है वो डिले होता गया, स्लो होता गया, उतना अपने आप को वो रिवैम्प नहीं कर पाए, इसलिए इनका एग्जिस्टेंस खत्म होता जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स है जहां पे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं। इसको भी आजकल वो रिवैम्प कर रहे हैं, ऑनलाइन जाते जा रहे हैं, स्लोली दे आर इम्प्रोवाइजिंग। Now let's move to the next point, that is unsolicited applicants. Unsolicited applicants क्या होते हैं? जहां पे कुछ एप्लीकेंट्स क्या रहते हैं, दे कीप ऑन अप्लाइंग फॉर जॉब्स हियर एंड देयर। उन्हें लगता है कि हम जाके अपना एटलीस्ट रिज्यूम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर कोई वैकेंसी आएगी तो दे माइट अप्रोच अस। तो ऐसे करके ये एप्लीकेंट्स अलग अलग जगह अपनी जॉब रिज्यूम्स को ड्रॉप करते रहते हैं। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई जॉब वैकेंसी आई, तो जो एप्लीकेंट्स ने पहले उनका अप्लाई किया था या जो उनके पास रिज्यूमे पहले से हैं, वो उनको देखते हैं, चेक करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का प्रोफाइल उनकी जॉब वैकेंसी से मैच होता है तो उसे अपने नेक्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस के लिए इनवाइट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अनसॉलिसिटेड
एप्लीकेंट्स। सो नेक्स्ट है अपना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स रहते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, they maintain the complete biodata of their members and they supply it to companies on demand. So these organizations also act as an exchange between the members and the recruiting firms. So क्या होता है, कई बार ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, इनके पास पूरा डेटाबेस रहता है मेंबर्स का, दोज हु आर सीकिंग जॉब एट डिफरेंट प्लेसेस। और जो कंपनीज हैं जिनके पास डिमांड रहती है to recruit the employees, they approach these organizations or these management consultants और अपनी requirement या requisition को सामने रखते हैं कि हमें इन प्रोफाइल के ये लोग चाहिए, और उनकी प्रोफाइल से मैच करती हुई जो प्रोफाइल्स इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास रहती हैं, वो उन कैंडिडेट्स के जॉब एप्लीकेशन को इन लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली दे कैन डिसाइड कि हमें किन लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनवाइट करना है। सो एक फैसिलिटेशन का काम करती हैं ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इट इज ऑल्सो अ वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और जनरली जो मिडिल और अपर लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, उनके रिक्रूटमेंट के लिए ये वाले सोर्स को मोस्टली यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम हमारे कैजुअल कॉलर्स। सो मैनेजमेंट में अपॉइंट पर्सन्स हु कैजुअली कॉल ऑन देम फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म डिमांड्स। एट टाइम्स इट हैपेंस कि कोई व्यक्ति है जो जॉब ढूंढ रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ ढूंढ के जगह जगह कॉल करता है। तो कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि कुछ शॉर्ट टर्म वैकेंसीज जनरेट होती हैं। शॉर्ट टर्म वैकेंसीज यानी कुछ ड्यूरेशन के टाइम के लिए हमें कुछ लोग चाहिए काम करने के लिए। तो ये जो कैजुअल कॉलर्स रहते हैं, जो कि जॉब के रिक्वायरमेंट के लिए आपको कॉल करके बात करते हैं, तो इन्हें भी हम रिक्रूट कर सकते हैं फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब क्या होता है इस केस में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहती। जब आप नॉर्मल मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक लाइबिलिटी रहती है कि उसे जिस एम्प्लॉय को वो रिक्रूट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, उसे सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। पेंशन बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, ग्रेचुटी और जो भी चीजें हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स, सारे देने पड़ते हैं। लेकिन जो कैजुअल कॉलर्स के केस में जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहती कि सारे पर्क्स और बेनिफिट्स हम उनको दें, क्योंकि वो हमारे टेम्पररी एम्प्लॉइज है, दे आर ओनली देयर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो इन केसेस में हम इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। So it is quite common to engage contractors for the supply of labor when workers are required for short period and are hired without going through the full procedure of selection, etc. And contractors or jobbers are the best source of getting them. So क्या होता है, ये जो contractors रहते हैं, इनके पास जैसे हमें लेबर वर्कफोर्स चाहिए, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, तो उसके लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जनरली क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले लोग, ये इन कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पूरे लेबर्स की लिस्ट होती है, बहुत सारे लेबर्स इनके पास होते हैं, जिन्हें ये जगह जगह अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भेज सकते हैं और उनसे काम करा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट इंटरस्टेट भी ये अपने लेबर्स को ट्रैवल करा के दूसरी जगह भी काम के लिए रिक्रूट करते हैं। तो इस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स के लिए हम इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं टू हायर पीपल। सो जनरली ये जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है, ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए ज्यादा यूज होता है। फिर आते हैं ये कॉम्पिटिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट का सोर्स हमारा क्या होता है, राइवल फर्म्स। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या जो हमारी राइवल फर्म्स हैं, जो हमारे ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, हम कहीं ना कहीं जाके उन उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों को लाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम जनरली पोचिंग और रेडिंग भी कहते हैं। सो हम ये रेडिंग या पोचिंग जो होता है, इसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, उसमें एक मैनेजर काम करता है जिसे 1 लाख पर मंथ मिलता है, और इसी की एक राइवल फर्म है ऑर्गेनाइजेशन बी, जो कि क्या कर रही है, वो इस मैनेजर को अप्रोच करती है और उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करती है और उसे कहती है कि वील गिव यू 2.5 लाख और मे बी 2 लाख, आप आके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी को हम कहते हैं रेडिंग या पोचिंग। यहाँ पे एक आपकी राइवल या कॉम्पिटिटिव फर्म ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए व्यक्ति को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर दिया by giving him better perks, benefits and better fringe benefits, you can say, as well as
रिम्यूनरेशन के साथ-साथ बेटर बेनिफिट्स प्रोवाइड करके उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिक्रूट कर लिया। तो इसी को हम कहते हैं रेडिंग या पोचिंग, ये भी एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। जब एमबीए में हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, कोई भी जाता है, तो वो क्या देखता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो क्यों देखते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो पढ़ते हुए कॉलेज से प्लेस हो जाए। तो वो क्या होता है, वो किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन उसके अंदर रहती है कि भई हमारे कैंपस में कंपनीज़ विज़िट करेंगी और उस प्रोसेस में बैठ के हमारे पास चांस है कि हम अपनी कॉलेज से ही या यूनिवर्सिटी से ही सेलेक्ट होके अपनी जॉब जॉइन कर लें। तो इसको क्या कहते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट, wherein the organizations visit the colleges, universities and institute टू रिक्रूट दी एम्प्लॉयज। जनरली जो एंट्री लेवल जॉब्स रहती हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए जनरली ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को विजिट करती है। इसे हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर आता है वॉक-इन्स। एज द नेम सजेस्ट कि जो वॉक इन डायरेक्ट एप्लीकेशंस आती हैं जहां पे जॉब सीकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करता है, अपने रिज्यूम को सबमिट सबमिट करता है डायरेक्टली जाके कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है और आप इस प्रोफाइल को कंसिडर करते हैं तो मुझे आप नेक्स्ट प्रोसेस में बिठाइए। आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यूज का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से कुछ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेजना है। आप डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपका जो रिज्यूमे है, उनको लेके आप डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं और वहां पे अपने आप अपना कैंडिडेचर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हो जाता है आपका वॉक इन इंटरव्यू। सो ये एंट्री लेवल जॉब्स या जो अनस्किल्ड जॉब्स रहती हैं उनके लिए वॉक इन इंटरव्यूज काफी कंडक्ट किए जाते हैं। फिर आता है आपका फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट जो रहता है ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए, जैसा कि नाम बोल रहा है कि जो फैक्ट्रीज रहती हैं वहां पे गेट पे बहुत सारे कई बार लोग खड़े रहते हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत रहती है। तो कई बार जैसे जो लार्ज जूट फैक्ट्रीज हैं वहां पे बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत रहती है, तो वहां पे इन लोगों को रिक्रूट कर लिया जाता है। और कई बार क्या होता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है बदली वर्कर्स, जिन्हें हम सब्सटीट्यूट वर्कर्स भी कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मान लो एब्सेंट हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो उनकी जगह अब हमें काम तो करना है, काम तो हम रोक नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जो उनकी फैक्ट्री गेट पे लोग अवेलेबल है उन्हें बुला के हम उनसे काम कराते हैं और उनको पर डे अमाउंट पे करके और अपने काम को सुचारू रूप से आगे चलाते हैं। तो ये होता है आपका फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। सो इसमें भी अनस्किल्ड और जो कैजुअल जॉब वैकेंसीज रहती हैं उनको फिल करने के लिए हम ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। ये आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं आज, जैसे कि नौकरी.com, शाइन.com, monster.com। सो ये सारे जो जॉब पोर्टल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आज हमें इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट करा रहे हैं कि हम अपनी जॉब एप्लीकेशन को बहुत सारे एम्प्लॉयर्स तक एक साथ पहुंचा सकें। एंड एट द सेम टाइम ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक बहुत वाइड पूल ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट दे कैन सेलेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स। तो ये जो जॉब पोर्टल्स है यहाँ पे क्या रहता है कि आप अपना रिज्यूमे इसमें अपलोड कर दो और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो वैकेंसीज मैच होती हैं ये जॉब पोर्टल्स आपको फ्लैश करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं और आप वहां अप्लाई कर दो। और कुछ ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस को भी विजिट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को भी अप्रोच करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी इन पोर्टल्स के थ्रू जो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करती है। तो यहाँ पे क्या होती है, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि भाई एम्प्लॉयज भी बेनिफिटेड हो रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जॉब वैरायटी मिल रही है वेयर दे कैन चूज their choice of company, the kind of remuneration they want, the kind of working conditions they want, and at the same time organization के लिए भी win-win situation है। They are getting a very good and a very large pool of candidates wherein they can select best of the बेस्ट। साथ ही साथ में एक और बेनिफिट क्या होता है इस ई रिक्रूटमेंट का, इट इज वेरी मच कॉस्ट सेविंग, है ना, और स्पीड भी इसकी बहुत फास्ट हो जाती है जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में। सो दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ट्रेंडिंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो ये थे हमारे वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। Now we'll try and understand what are the merits and demerits of external recruitment. हमने पहले क्या देखे थे, merits and demerits of internal recruitment। अब हम देखेंगे merits and demerits of external recruitment। तो पहले देखते हैं हम merits, इसकी अच्छाइयां क्या है। पहला है fair and impartial।
ऑफ कोर्स दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ फेयर एंड इम्पार्शियल वंस। वहां पे हमने देखा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा था कि एक पॉसिबिलिटी थी कि फेवरेटिज्म आ जाए, बॉस का जो व्यक्ति फेवरेट हो उसे ज्यादा चांस मिल जाए टू गेट प्रमोटेड टू अ बेटर प्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे वो चीज खत्म हो जाती है, यहाँ पे इम्पार्शियल है, बिकॉज यू नो यहाँ पे एवरीवन इज इक्वल, बिकॉज आप एक्सटर्नली लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जो केपेबल होगा, जिसके अंदर कैलिबर होगा, जिसका पोटेंशियल होगा, जिसका एक्सपीरियंस उस लेवल का होगा, दैट पर्सन विल बी हैविंग अ much more fair chance to get selected. So this is a fair and a very impartial method of recruitment. Then comes transparency. ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, एवरीवन नोस। जैसे हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स की, तो उनका प्रोसेस क्लियर है कि भाई हमारा फर्स्ट लेवल में प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट होता है, सेकंड में हमारा मेंस एग्जाम होता है। तो जो प्रिलिमिनरी राउंड को क्लियर करेगा वही मेंस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है, और जो मेंस एग्जाम क्लियर करेगा वही हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड के लिए आएगा, और जो हमारा मेंस और इंटरव्यू दोनों क्लियर करके कट ऑफ को क्वालिफाई करता है उसे ही हम जॉब देंगे। सो एवरीवन नोज कि क्या प्रोसेस है एंड कौन सेलेक्ट होगा जो इन सारे लेवल्स को क्रॉस कर लेगा। सो दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। थर्ड इज fresh talent. There is a possibility to get a very good and a fresh talent, because today generations are changing, times are changing, and today's generation is very very creative and innovative, and they come up with some very fresh ideas, very innovative ideas, which when implemented can give a very good result. So yahan pe we can get a fresh talent when we go for external recruitment. Then comes wider scope. Of course, wider scope hai. We get a large pool of candidates to get to select from. Then we have organizational growth, है ना। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं, इट हेल्प्स अस टू ग्रो। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो ऑब्वियसली ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट उसको होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करेगी। सो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। वी कैन गो एज अ सोर्स व्हेन वी वांट टू ग्रो एंड एक्सपैंड। Then now we'll see the demerits. What are the demerits of external recruitment? Demerits क्या होती हैं? Employee turnover. Employee turnover कई बार होता है कि बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज जब हम एक्सटर्नली ही रिक्रूट करते रहते हैं और अपने इंटरनल एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं देते, तो इंटरनल एम्प्लॉयज जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डीमोटिवेट होने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपना इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रमोट करने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन शायद हायर प्रोफाइल्स पे दूसरे लोगों को बाहर से लेके आ रही है। तो हो सकता है शायद उसका मोरल डाउन हो जाए, वो डिससैटिस्फाइड हो जाए, और वो उस जॉब को छोड़ के कहीं और चला जाए जहां उसे लगे कि भाई उसके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। सो ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, तो वो होता है आपका एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वेयरइन आप जॉब वैकेंसी निकालोगे, उसके बाद कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उनकी स्क्रीनिंग करोगे, उसके बाद आप उनको नेक्स्ट राउंड के लिए इनवाइट करोगे। सो इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। देन इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। जब आप लोगों को इनवाइट करते हो रिक्रूटमेंट के लिए, आप मान लो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कहीं जा रहे हो, सो आपका टू एंड फ्रो का जो कॉस्ट लगता है, देयर आर मेनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स आल्सो इन्वॉल्व्ड इनटू इट, सो इट एंटेल्स अ ह्यूज कॉस्ट। देन कम्स आपका एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। अपन ने ऊपर भी बात की कि भाई अगर एम्प्लॉय नहीं इंटरनली रिक्रूट हो रहा है तो हो सकता है एट सम पॉइंट इन टाइम वो डिससैटिस्फाइड हो जाए, सो इट लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। देन कम्स योर इनसिक्योरिटी, है ना। कई बार एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है लोगों के बीच कि भाई हमारी जॉब सेफ है भी या नहीं, बिकॉज अगर बहुत मास हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन करने लगती है तो लोगों को लगने लगता है कहीं ये हमें रिप्लेस तो नहीं करना चाह रहे। सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कई बार ऐसी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को डेवलप कर देता है। तो ये कुछ उसके डीमेरिट्स है। सो दीज वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट।